यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा, और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं, और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है, बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा। वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है, ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है। ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, आप लोगों ने आज यहाँ ऐलान किया, एकजुट से तस्वीर पेश की। डू यू थिंक कि थोड़ा सा देर हो गया है, अब इतनी जो है कम वक्त रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। We have all along been united, and this is a bigger coalition than last time. Last time it was a 5-party coalition. This time it is 7-party. There is complete fusion in the alliance. There is no confusion. Some people are trying to inject some con element into it. There is no con. लेकिन बगावत was real. We saw those images coming out जहाँ लोग बागी हुए, लोग रोते हुए नजर होते हैं, बागी तो होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, भाजपा में भी होते हैं। तो कुछ लोगों की एस्पिरेशन रहती है चुनाव लड़ने को लेकर के, वो तो होगा। यहाँ पे इस मंच में क्या राहुल गांधी को भी होना चाहिए था? वोटर अधिकार यात्रा में उनके और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है ये निकली, जहां आप सीएम कैंडिडेट के तौर पर इंडोर्स आगे आएंगे। उन्होंने अशोक गहलोत जी को भेजा है, सीनियर मोस्ट लीडर्स है कांग्रेस के। सर, जहां तक लेफ्ट पार्टियों का सवाल है, आपका अपना जो गढ़ है वो बिहार में बहुत मजबूत है। इस दफा आप किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं अपने लिए, अपने परफॉर्मेंस में? हमें लगता है कि हमारे एमएलएज ने काम किया, रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया, एंड दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड इवन बाय people who don't vote for us, because transparency and accountability, these are two crucial components of democracy, and these two elements are being completely erased from democracy. We are trying to institutionalize transparency and accountability. So all our MLAs, they submitted the report card for their 5 years of work, and I think people want the CPI-ML to become stronger, to sort of strengthen healthy democracy in Bihar. Will you be able to crystal gaze how many seats are you looking at as sure shot wins? See, last time we contested 19 and we won 12. We lost 2 or 3 seats quite narrowly. So 15 were definitely winnable seats for us, and I'm sure this time too. I mean, if you are contesting 20, at this stage, no seat looks difficult to win. Every seat is within the reach of winnability. Let us see. सीट शेयरिंग फाइनल फॉर्मूला कैसा नजर आ रहा है? जो सीटों पर कॉन्टेस्ट हैं, 13 सीटों की फ्रेंडली फाइट्स की बात की जा रही है। वो फ्रेंडली फाइट है। हमें लगता है कि जब तक वो फ्रेंडली है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है ना। अनफ्रेंडली कोई बात होती तब चिंता की बात होती। सर, एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, द प्रॉब्लम है, बनाने की जरूरत नहीं है, मुद्दा है। प्रॉब्लम इस कि बिहार में अभी भी सरकारी नौकरियों पर ही जो है रिलाई किया जा रहा है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स को आखिर कब तक जो है बिहार की विश्व साइकिल को कैसे तोड़ा जाएगा? नहीं, इसमें 2 बातें हैं। एक तो देखिए, जो सरकारी काम लोग कर रहे हैं उनको लेकिन सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं है। तो बिहार की एक बड़ी डिमांड, ये जो स्कीम वर्कर्स है, जितने आउटसोर्सिंग के शिकार नौजवान हैं, तो सबकी यही डिमांड थी कि हम सरकार का काम करते हैं, हमें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, हमारी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो एक तो जो बातें हुई है कि महिलाओं के लिए जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है उनको परमानेंट किया जाए, जो आउटसोर्सिंग को ख़त्म किया जाए, आई थिंक दिस विल मीट अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, लॉन्ग फेल्ड डिमांड ऑफ वर्कर्स इन बिहार। सेकेंडली, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब अजीब बात है, बिहार में इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बताया जाता है, बट दैट डजंट क्रिएट एनी जॉब। अभी अदानी को 1050 एकड़ ज़मीन दी गई, और अदानी के उस पावर प्लांट से कितना विस्थापित होंगे लोग हम देख रहे हैं, कितने पेड़ काटे जाएंगे हम देख रहे हैं, कितना रोजगार मिलेगा प्लांट के कंस्ट्रक्शन के समय में कुछ लोगों को मिलेगा, उसके बाद क्या है, गोड्डा में कितने लोगों को रोजगार मिला, कहलगांव से प्रदूषण मिला, लेकिन रोजगार क्या मिला? तो हमें लगता है कि रोजगार की बात जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, हमें एम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। इन्वेस्टमेंट की बड़े बिग टिकट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, उससे रोजगार नहीं होता है। प्रोफेसर नवल चौधरी जैसे जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि ये बिहार के डीएनए में एक प्रॉब्लम है कि द जॉब्स
में आप सिक्योरिटी मांगते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मांगते हैं, इवन इफ इट्स एट अ क्लरिकल लेवल, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अर्ज, वो एंटरप्रेन्योरशिप नजर नहीं आता। नहीं, वो इसलिए है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। व्हाई इज देयर सो मच ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम बिहार? बिकॉज यू डोंट हैव सिक्योर जॉब्स इन बिहार, बिकॉज यू डोंट रियली हैव डिसेंट वेजेस इन बिहार, बिकॉज ऑफ लो वेजेस। तो बिहार में अगर वेज लेवल बढ़े, जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़े, सोशल सिक्योरिटी थोड़ा बढ़े, तो मुझे तो लगता है कि उसमें आपका माइग्रेशन कम होगा। पूरे हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास दे विल थैंक बिहार, क्योंकि बिहार के चलते पूरे देश का वेज लेवल डिप्रेस्ड है। पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और सेकेंडली हमें लगता है कि बिहार में रोज़गार की बात हम लोग जो कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट हो, ये कल कारखाने बंद क्यों पड़े हुए हैं? बिहार में बोकारो नहीं हो सकता, बिहार में धनबाद नहीं हो सकता है, लेकिन क्या बिहार में डालमिया नगर चालू नहीं हो सकता? तो ये जो बातें करते हैं कि यहाँ समुंदर नहीं है और इसीलिए यहाँ खदान नहीं है और इसीलिए नहीं हो पा रहा है, ये बकवास है। ये बिहार के लोगों को झांसा दिया जाता है। बिहार में बहुत कुछ संभव है, कल कारखाने संभव है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी संभव है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयमेंट हो, वो एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट हो, वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, जॉब जनरेटिंग हो। ये मखाना की खेती है, मक्के की खेती है, पूरी प्रोसेसिंग होती है गुजरात में और हरियाणा में। वाई यहाँ बिहार में क्यों नहीं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जाल बिछा सकते हैं? ये सिविक एम्यूनिटीज़ क्यों नहीं हम उसकी गारंटी करेंगे एम्यूनिटीज़ के लिए? अगर एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक एम्यूनिटीज़, इसकी गारंटी सरकार अगर करे और उसके आधार पर अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट का रोड मैप तैयार हो, तो बिहार में तो काम ही काम है। सर बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन, नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी हमदर्दी जताई गई स्टेट से कि उनका नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो पलटने के लिए भी मशहूर हैं। अगर कोई हालात बनते हैं, वो वापस आना चाहें महागठबंधन में, क्या दरवाजे खुले होंगे? अभी तो नीतीश जी को लेके लोग चिंतित हैं कि जिस तरह से नीतीश जी के सेहत को लेके भी चिंता है, और नीतीश जी के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 20 साल तक उन्होंने नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया। नीतीश जी ने सबसे पहले बीजेपी से हाथ मिलाया, तब जाकर के बीजेपी पूरे देश में एनडीए का गठबंधन बना। आज नीतीश जी की मदद से मोदी जी तीसरे बार के लिए प्रधानमंत्री बने। वैसे एक नेता का जो अपमान हम देखते हैं पूरे एनडीए गठबंधन के अंदर, निश्चित तौर पर ये कोई वो क्या करेंगे आगे, ये तो वही तय करेंगे। अलायंस के दरवाजे खुले होंगे अगर वो हाथ मिलाना चाहें? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि हमारी जो अलायंस अभी है, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। और एक तरह से बिहार निश्चित तौर पर एक कंफर्टेबल मैंडेट, क्योंकि बिहार वॉज वेटिंग। ये मैंडेट जो अभी आने वाला है, हमें लगता है कि ये पिछले 5 साल से एक तरीके से बिहार ने इशारा कर दिया। इश्यूज आपके और जन स्वराज पार्टी के सेम हैं, प्रशांत किशोर फैक्टर आपको? नहीं, हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी तो अभी परेशान है। वो तो कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को बीजेपी वाले कहाँ ले जा रहे हैं। तो कल तक जो नहीं मानते थे कि बीजेपी को खतरा नहीं मानते थे, सिर्फ दूसरे पार्टियों के बारे में बात करते थे, अब तो प्रशांत किशोर जी को भी दिख रहा है। बहुत शुक्रिया। CPIML के कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ पटना के इस होटल में उस मंच पर मौजूद थे जहाँ से साझा रूप से जो ऑपोजिशन महागठबंधन अलायंस है, सातों दल एक साथ आए और आखिरकार तमाम स्पेक्यूलेशंस को पुटिंग एट रेस्ट करते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उनके उम्मीदवार के तौर पर इंडोर्स किया गया। ये भी कहा गया कि मुकेश सहनी जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो डिप्यूटी CM पद के ऑलरेडी उम्मीदवार, उनका नाम घोषित कर दिया गया है अगर ये अलायंस जीतती है तो। और कहा गया कि दूसरे भी और उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे सामाजिक जो समीकरण हैं उसका ख्याल रखते हुए, तो क्या ये देर कर दी इन्होंने आते आते? इस अलायंस में लेकर जो तमाम तनातनी चल रही थी, बातें चल रही थी, अलावरू के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो बड़े नाराज़ थे, बागी हो रखे थे, कह रहे थे कि टिकट बेचे जा रहे हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर कि आखिरकार कांग्रेस को कितनी 61 सीटें मिलेंगी, 55 सीटें मिलेंगी, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगा, ये तमाम मुद्दे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आखिरकार जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अब ये साफ हो गया है कि अलायंस एक साथ है, एकजुट है। कांग्रेस के अशोक गहलोत इनके साथ मौजूद थे, उनके आने से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा। और जो हमें खबर पता चली है कि दिवाली के वक्त में आखिरकार ये इनिशिएशन लिया गया, सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। अशोक गहलोत ने विश करने के लिए लालू यादव को फ़ोन किया क्योंकि बहुत एकदम हालत ख़राब हो गई थी, अलायंस की बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से आरजेडी कांग्रेस। और तब जाकर फिर जो है उन्हें न्योता दिया गया। अशोक गहलोत इधर जब पटना में आए हैं और कांग्रेस ने 3 सीनियर लीडर्स भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी, इन लोगों को अलग अलग एरियाज़ दिए हैं जहां जाकर जो है ये अपने अपने सीटों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं उस पर ध्यान रखें, पार्टी को जो है सपोर्ट करें। तो पटना से तमाम जो चुनावी हलचल है, रिपोर्ट्स हैं, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, वो सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। और जुड़े रहिए मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में। नमस्कार, आदाब।